अगर हम देखें आजकल बच्चों में मायोपिया का इंसिडेंस बहुत बढ़ रहा है। पहले क्लास में किसी एक आध बच्चे को चश्मा होता था, आजकल किसी बहुत सारे बच्चों को चश्मा लग जाता है और बहुत जल्दी एज पे। चेंज हैपनिंग सो फास्ट। आपका ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा वैलिड है और ये अब हमारी पहले हम देखते थे कि 10% बच्चों को चश्मा होता था, अब 10% बच्चे होते हैं जिनको चश्मा नहीं होता एंड वी फील ब्लेस्ड फॉर देम। वो 10% बच्चे अभी भी बच के हैं। सो इट्स अ इवोल्यूशन। क्या हम कोई ऐसी जीन आइडेंटिफाई कर पाए हैं जो मायोपिया से, जैसे ब्रेस्ट कैंसर के लिए हम कहते हैं ना ये वाली जीन मिलेगी, तो ऐसी कोई मायोपिया की भी कोई पर्टिकुलर जीन नहीं पॉसिबल आइडेंटिफाई करना बिकॉज इट इज़ अ मल्टी फैक्टोरियल, इसमें एनवायरमेंटल फैक्टर्स ज़्यादा होते हैं। बट येस जेनेटिक्स प्ले अ रोल। और सो कंजेनाइटल मायोपिया हम उसको टर्म बोलते हैं जिनमें जीन्स इन्वॉल्व होते हैं। उसमें बच्चा ना पहले से ही बड़ी आँख के साथ प्रेजेंट होता है। अच्छा, फॉर एडल्ट्स तो चश्मा पहनना इज़ क्वाइट ईजी, बट बच्चों के लिए तो चश्मा पहनना ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। तो बच्चों में सर्जरी कर सकते हैं क्या? तो बच्चों में ना ग्रोइंग एज होती है और जैसे अभी हम प्रोग्रेसिव मायोपिया की डिस्कशन कर रहे थे तो पावर चेंज होता रहता है। तो इट्स नॉट एडवाइजेबल टिल द पावर इज स्टेबलाइज। बट कुछ बच्चे होते हैं जिसमें एसिमेट्रिक पावर्स होती हैं, जिसमें एक आई में बहुत ज़्यादा पावर है, एक आई में कम पावर है, और वो बच्चा चश्मा उस कारण नहीं लगा पा रहा या उस कारण से उसकी आँख वो वीक रह जा रही है। अच्छा, साइनाप्टोफोर एक डिवाइस होती है, वो विजन इंप्रूवमेंट में क्या एक्चुअली हेल्प करती है या सिर्फ लेजी आई तक ही सीमित है उसका यूज? साइनाप्टोफोर एक्चुअली स्क्विंट के लिए ज़्यादा यूज़ होती है या कन्वर्जेंस एक्सरसाइजेज या एक्सरसाइजेज के लिए यूज़ होती है। इट्स नॉट फॉर इम्प्रूविंग विजन, इट्स फॉर इम्प्रूविंग योर मसल स्ट्रेंथ। जैसे जिम जाते हैं लोग तो साइनाप्टोफोर इज लाइक अ जिम फॉर आई। सो क्योंकि उसको यूज़ करना घर में पॉसिबल नहीं है और आपके थोड़े दिन बाद यूज़ की नहीं होती तो इसलिए हॉस्पिटल आना पड़ता है। अच्छा, स्क्विंट के पेशेंट, किसी का पेशेंट मतलब किसी का बच्चा या बड़ा कोई भी महंगा है तो उसके लिए क्या करते हैं, या स्क्विंट है तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट है, ये एक मिसकंसेप्शन है, स्क्विंट बहुत अच्छे से करेक्ट होता है, 100% सर्जिकल करेक्शन हो जाती है और स्क्विंट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि अगर स्क्विंट करेक्ट ना करें तो विजन हमेशा के लिए कम रह सकती है। तो हमेशा के लिए कम रह सकती है। बोलना सीखने से पहले, चलना भी सीखने से पहले हम देखना सीखते हैं। माँ का चेहरा, पालने के ऊपर घूमता हुआ पंखा और पहली बार रोशनी का एहसास। कहते हैं आंखें दिल की खिड़की होती हैं, पर सच तो ये है आंखें हमारी पहली टीचर भी होती हैं। इन्हीं आंखों से बच्चा पढ़ना सीखता है, सपने देखना सीखता है और दुनिया को समझना सीखता है। पर आज के टाइम में हम आंखों से सबसे ज़्यादा काम करवा रहे हैं बिना उनकी बात सुने। थोड़ी सी लाल हुई इग्नोर कर दो, थोड़ा ब्लर हुआ एडजस्ट कर लो, थोड़ा स्ट्रेन हुआ स्क्रीन को ब्लेम कर दो, थोड़ी सी खुजली आ गई इग्नोर। जब तक आंखें एडजस्ट करती रहती हैं हम चिंता ही नहीं करते। आज स्क्रीन्स हैं, स्ट्रेस है, धूल मिट्टी है, धूप है, इन्फेक्शंस हैं और इंटरनेट पे है हर प्रॉब्लम का इंस्टेंट सोल्यूशन। ऐसे टाइम में आंखें चुपचाप सब कुछ सह रही हैं। आज माइंडफुल बाय डॉक्टर तरुणा में हम बात करेंगे आंखों की, सिर्फ बीमारियों की नहीं बल्कि बच्चों के डर, पेरेंट्स के कन्फ्यूजन और उन छोटी आदतों की जो पूरी ज़िंदगी की रोशनी बचा सकती हैं। क्योंकि अच्छी आईसाइट का मतलब सिर्फ क्लियरली देखना नहीं होता बल्कि टाइम पर देखना भी होता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये पॉडकास्ट। बिफोर वी स्पीक अबाउट डिग्रीज, टाइटल्स और सर्जिकल नंबर्स, आई वांट टू स्पीक अबाउट द ह्यूमन बीइंग सिटिंग अक्रॉस फ्रॉम मी टुडे। I have known today's guest long before the world knew him as a celebrated ophthalmologist. Back when he was still a student at AIMS, buried in heavy textbooks, surrounded by deadlines and dreams, there was one thing about him that never changed. If a junior walked up to him, he would close his book, not halfway, completely, and he would listen, not out of obligation, but with presence. The kind that tells you matter. That quiet attentiveness, that ability to truly hear another human being is something that cannot be taught in medical school. Outside the gate of AIMS, where life looks very different, among the people who are often unseen, he would sit with them, talk to them, listen to their stories. Sometimes it was just a patient ear, sometimes a shared meal. Always dignity, always empathy. And all this at a time when he himself was still becoming. What makes him exceptional is not just his humility, though that alone would have been enough, but his deep capacity to feel, to connect, and to care beyond comfort zones. There is also a quite beautiful love story that runs parallel to his professional journey. He is married to his childhood sweetheart. They studied together, graduated together, did their post-graduation also together, worked in the same institution, and then, step by step, hand in hand, they chose to build something of their own. Not just a career, but a shared vision. Today, they are raising two beautiful daughters in a home rooted in love, compassion, stability, and kindness.
exposing them to art, beauty, and the larger world while giving them a safe space to grow into thoughtful human beings. To me, this balance of brilliance with empathy, ambition with groundedness, and success with softness is what truly defines today's guest. It's my absolute privilege to welcome Dr. Varun Gogia, not just an expert in eye care, but as a rare example of what it means to see with both science and soul. Welcome to Mindful by Dr. Taruna. Welcome to the show. Thank you. And thank you, आपने time निकाला. Thank you for calling me and my wife to your studio. नहीं, आपके फेसबुक पे तो मैं देखती हूँ आपके क्लिनिक का प्रमोशन एंड ऑल, और आप जिस तरह से वीडियोस उसमें एक्सप्लेन करते हो, मेरे को लगा कि इतना पेशेंट सेंट्रिक होके हर कोई नहीं बता पाता. वेरी नॉन टेक्निकल एंड जिस फ्लूइडिटी से आप बता देते हो, बहुत ही डिफिकल्ट चीज़ भी होती है ना, ऐसा लगता है अरे ये तो इतना ईजी था. सो जो इट्स द सेम थिंग व्हाट वी एक्सप्लेन, जो हम अपने पेशेंट्स को बताते हैं. सो मेडिकल टर्मिनोलॉजी में बताना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है. सो एक लेमन लैंग्वेज में बताना, और ताकि उसको उसकी कॉरोलरी करना एक नेचुरल चीज़ से या एक डे टू डे एक्टिविटी से, तो पेशेंट अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी रहती है. सो दैट्स हाउ आई फील के उसको बस समझ आ जाए कि ये करना है. और मैं रेटिना स्पेशलिस्ट हूँ, तो हमारे जो आउटकम्स होते हैं वो जनरल कैटरेक्ट से थोड़ा डिफरेंट होते हैं. सो अभी हम रेटिना की बात नहीं करेंगे, पहले मुझे कुछ पूछना है आपसे. अच्छा चलो ठीक है. जब आप हॉस्टल में रहते थे, आपने सीलिंग पे एक लाइन लिख के रखा था. व्हाट वाज दैट लाइन? सीलिंग पे, छत पे आपकी एक लाइन लिखी हुई थी. आई डोंट रिमेंबर. आपको याद नहीं है? माय फादर माइट हैव इट वाज समथिंग रिलेटेड नेवर स्टॉप वर्किंग, या पता नहीं कभी. सो वो उसमें ना जो हॉस्टल में जो लाइन थी, वो उस टाइम पापा का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा रहता था. तो एक तरह की फाइट ही लड़ रहे थे. सो मेडिकल आई थिंक एजुकेशन एक तरह की लड़ाई है, एंड क्योंकि इट्स वेरी वेरी लॉन्ग, एंड यू आर ऑल्सो अ डॉक्टर. सो शुरुआत 9th क्लास से ही हो जाती है, एंड इट इज़ स्टिल गोइंग. सो वी आर स्टिल लर्निंग, यू आर ऑल्सो स्टिल लर्निंग. सो ये कभी ख़त्म ही नहीं होती है. सो उसमें जो सो पहला पड़ाव होते हैं एक्चुअली. सो पहले आपने 10th क्रॉस किया, आपने बायोलॉजी ली, फिर आपने मतलब बायो ली 11th 12th में, फिर आपने 12th का पड़ाव क्रॉस करके PMD क्रॉस करा. फिर आपको लगा यार अब तो डॉक्टर बन गए, बट जर्नी ख़त्म ही नहीं हुई. फिर आपको 2-3 साल बाद रियलाइज हो गया मेरे को तो पोस्ट ग्रेजुएशन करना है, मैं जनरल डॉक्टर तो रह ही नहीं सकता. फिर आपने एक और पड़ाव क्रॉस किया, एग्ज़ाम दिया, ऑल इंडिया लेवल पे फिर से बैठे. फिर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन सीट उठाई. फिर आपको लगा अरे ये तो हमने तो आई ली थी, विच इज़ सपोज टू बी द एंड ब्रांच, के भाई यहाँ ख़त्म हो जाएगा, इसके बाद कुछ नहीं करना. इसमें तो फिर सुपर स्पेशलिटी है. फिर ऑल इंडिया लेवल पे फिर से बैठे. मतलब शादी के बाद भी मैं एग्ज़ाम ही दे रहा था. फिर मेरे को लगा कि यार चलो अब रेटिना हो गया, अब क्या करें. फिर एग्ज़ाम होता है कि यार अब अपनी प्रैक्टिस डेवलप करनी है. फिर वही आप समुद्र में कूद जाते हो, और लॉट ऑफ डॉक्टर्स आर देयर, अलग अलग तरीके के पेशेंट्स हैं. एंड देन जब आप प्राइवेट प्रैक्टिस में कूद जाते हो, तो फिर आपको लगता है अरे ये क्या है. यहाँ तो जब तक आप बताओगे नहीं कि ये सब कुछ कर रहे हो, तब तक पेशेंट्स को पता नहीं चलेगा, फिर पेशेंट्स आएंगे कैसे. और वही सब हम कर रहे हैं अब. सो इट इज़ नेवर एंडिंग. सो आप लर्निंग कीप्स ऑन गोइंग ऑन, इट नेवर स्टॉप्स. एंड वही था कि हार नहीं माननी है, वी शुड कीप फाइटिंग. बट जब तक ये फाइट आपकी नेचुरल लाइफस्टाइल में आ नहीं जाती ना, तब तक फिर आप उसको एंजॉय नहीं कर पाते. सो माई डे टू डे लाइफ इज़ अ फाइट फॉर मी, बट आई एन्जॉय इट. जैसे सारे लोग कहते हैं कि यार आप थक जाते होगे, आप पूरे दिन काम करते रहते हो, कैसे मैनेज करते हो. बट मैं उनको ही बोलता हूँ यही मेरी लाइफ है, आई एन्जॉय डूइंग इट. सो इट्स नॉट अ फाइट एक्चुअली, बट इट्स लाइक you are busy all throughout, and you are thinking all through the day for your patients, about your patients. Blessings भी बहुत मिलती हैं. मतलब मुझे लगता है कि हमारे पेशेंट्स या हमारे बड़े बूढ़ों की ब्लेसिंग्स ही हैं. मैंने तो लाइव एग्जांपल देखा है जो सो ग्रेजुएशन के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन में जो सिलेक्शन होना, रैंक आना बहुत डिफ़िकल्ट था. उसके बाद यहाँ तक पहुँचना, स्प्रेड करना. नाउ वी हैव अ होल टीम ऑफ डॉक्टर्स मेरे नीचे. सो वी हैव 12 फुल टाइम डॉक्टर्स एंड 5 विजिटिंग डॉक्टर्स. तो 17 डॉक्टर्स की टीम होना, और वी हैव 6-7 सेंटर्स नाउ, एंड लगभग 125 का स्टाफ है. तो ये सब चीज़ें होना मतलब अब मैजिकली है, ये अपने आप नहीं हो सकता. इट हैज़ टू, कहीं से तो ब्लेसिंग्स आ ही रही हैं. तो वो
बट वो विशियस साइकिल है, मतलब यू कीप डूइंग इट एंड यू कीप गेटिंग इट, सो वो चलता ही रहता है, ख़त्म ही नहीं हो रहा। मतलब हम रात को 9 बज गए हैं मेरे ख्याल से, 9 सवा 9 स्टिल गोइंग ऑन, कमिंग डायरेक्टली फ्रॉम माई ओटी। आई नो। तो वो कितने सर्जरीज करे वैसे आज सो वी आपने? डिड 24 सर्जरीज टुडे, सो बट वो लास्ट का बस ख़त्म होते होते इट टुक लिटिल मोर टाइम, समटाइम्स अप्रूवल्स नहीं आए होते या पेशेंट्स को थोड़ा टाइम लग जाता है, तो इसलिए इट टुक मी लिटिल मोर टाइम। मैंने सुना है आपको हॉस्टल टाइम में बॉक्सिंग का बहुत शौक था, हाँ, और एक बारी बॉक्सिंग करते करते आपने दिमाग में छेद कर दिया था। नो इट वाज नॉट एग्जैक्टली दीवार में छेद, बट यस मैंने बॉक्सिंग बैग्स वगैरह लिए थे और हमने अपनी जो विंग कहते थे हम लोग गेम्स में उसको, सो सेंटर में लगा दिया था कि कोई भी करना चाहे तो कर सकता है, बिकॉज इट वाज फॉर एवरीवन, सो वी हैड 9 पीपल इन द विंग, 9 रूम्स। तो बट वो ड्रीम अभी तक ड्रीम ही है, बिकॉज सारा काम हॉस्पिटल में ही निकल जाता है सारा टाइम। सो इनफैक्ट आज सुबह ही मैं सोच रहा था कि आई वुड लर्न फेंसिंग एंड बॉक्सिंग, सो वी गो टू सिटी फोर्ट, इट्स नियर बाय टू आवर होम, सो बच्चे जाते हैं वहाँ पर, तो आई हैड अ ड्रीम एंड स्टिल ड्रीमिंग दैट टू लर्न फाइटिंग स्किल्स। नहीं, मैंने स्पेसिफिकली पूछा आपके बगल वाले से, मैंने कहा कितना बड़ा छेद था, कह रहे चेंज बाय चेंज का तो पक्का था, अगर वहाँ गोवा के रूम में एसी चले तो मुझे एसी चलाने की जरूरत नहीं पड़ती। ऐसा नहीं था, दैट वाज अ र्यूमर, क्योंकि बॉक्सिंग उस टाइम कोई करता नहीं था और मेरे को शौक चढ़ा था कि मैं बॉक्सिंग सीखूंगा, एंड सो मैंने पहले अपने रूम में लगाया, बट उससे शोर आता था। आई वॉज इन 4/8, तो 4/7 में शोर आता था। मेरे फ्रेंड डॉक्टर अभिनव रहते थे वहाँ पर। देन आई टुक इट आउट कि सब लोग यूज़ कर लो, ताकि किसी में शोर नहीं जाएगा, कोई तंग नहीं करेगा कि आपने ये क्यों किया है। सो अभिनव के रूम में ही छेद हुआ था, बट इट वॉज नॉट बिकॉज ऑफ द कह रहे सरकारी दीवारों की तो तेरे को पता ही है, So- उसमें घुसा हुआ दीवार। so it was not because of the thing, but yes, it was a rumor. Okay, now coming back to the podcast, अगर हम देखें आजकल बच्चों में मायोपिया का इंस्टेंस बहुत बढ़ रहा है। पहले क्लास में किसी एक आध बच्चे को चश्मा होता था, आजकल किसी बहुत सारे बच्चों को चश्मा लग जाता है और बहुत जल्दी एज पे। व्हाई इज दैट चेंज हैपनिंग? So आपका ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा वैलिड है, और ये अब हमारी पहले हम देखते थे कि 10% बच्चों को चश्मा होता था, अब 10% बच्चे होते हैं जिनको चश्मा नहीं होता, एंड वी फील ब्लेस्ड फॉर देम कि इतना ज़्यादा जेनेटिक्स उसमें प्ले कर रही है रोल कि डिस्पाइट एवरीवन बीइंग ऑन स्मॉल डिवाइसेस, जो छोटी डिवाइसेस होती हैं, या मोबाइल कह लीजिए या आईपैड्स कह लीजिए, वो 10% बच्चे अभी भी बच गए हैं। सो इट्स अ एवोल्यूशन इन द सेंस कि जैसे अगर आपका नज़दीक का काम है, सो बॉडी इवॉल्व करती है कि मेरे को नज़दीक का ही ज़्यादा देखना है। अगर उसमें वो छोटी स्क्रीन है और उसमें छोटी चीज़ें देखनी है, तो बॉडी अपने आप को अडेप्ट करती है कि वो छोटी चीज़ें पास ला के देख पाए। सो इसे नियर साइटेडनेस कहते हैं, विच इज़ वेरी, मतलब हम लोग भी, हमारा भी इवोल्यूशन हुआ है फ्रॉम एनिमल टू ह्यूमन। तो सेम आइज़ आर इवोल्यूशन पे ही है कि वो छोटी चीज़ों को नज़दीक रख के देखना चाहती हैं, तो वो नियर साइटेडनेस क्रिएट कर देती हैं। नियर साइटेडनेस इज़ मायोपिया। सो बच्चों का दूर देखने के लिए चश्मा पहनना पड़ता है। दिस इज़ वेरी वेरी नेचुरल, ये होना ही है, इसको कोई रोक नहीं सकता। बिकॉज एक तो हमारे घर छोटे हो गए, घर छोटे होने के बाद हमारा सारा काम डेस्क पे हो गया है, डेस्क पे होने के बाद सारी चीज़ स्क्रीन पे हो गई हैं, एंड वो स्क्रीन छोटी इसलिए होती जा रही है ताकि हम लोग, वो हमारी एक कन्वीनियंस है, हम उसको टेबल पे बैठ के भी कर सकते हैं, बेड पे बैठ के भी कर सकते हैं, सोफे पे भी कर सकते हैं। तो छोटी स्क्रीन को आप, इट्स अ मोबाइल काइंड ऑफ अ थिंग, सो इट्स अ मोबाइल स्क्रीन। तो बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा नज़दीक का यूज़ कर रहे हैं, दे आर बिकमिंग नियर साइटेड, दूर का कोई काम ही नहीं है। पहले तो घर, बड़े बड़े घर होते थे, बड़े बड़े वरांडे होते थे, तो दूर की चीज़ें, बच्चे बाहर खेलते थे, क्रिकेट खेलते थे। अभी तो क्रिकेट ग्राउंड ही बंद ख़त्म हो गए हैं, पार्क्स हैं जिसमें खेलना अलाउड नहीं है। आइदर दे शुड गो टू स्टेडियम और क्लब, जहाँ पर दिल्ली में तो वो भी जाना पहुँचना भी मुश्किल है। मतलब आपको क्लब जाना है या आपको किसी स्टेडियम जाना है, तो वहाँ जाने के लिए यू टेक 45 मिनट्स, इवन इफ इट इज़ क्लोज टू योर हाउस। तो बच्चे इंडोर्स ज़्यादा रह रहे हैं। अब आप पॉल्यूशन ही देख लीजिए। सो पॉल्यूशन में क्या, एयर प्यूरीफायर लगा के रूम में, एक ही रूम में बैठे हैं, दे आर नॉट इवन गोइंग टू द अदर रूम कि इस रूम में एयर प्यूरीफायर चल रहा है, आप यहीं रुके, दूसरे रूम में जाना ही नहीं है। वो एक 4 दीवारी में है, छोटी स्क्रीन में, उनको दूर का काम ही नहीं है। तो इवोल्यूशन हो गया।
तो बॉडी दूर का देखना ही नहीं चाह रही है, तो माइनस पावर आ गई। सो दूर के लिए हर किसी को माइनस पावर चाहिए। सो 95 to 98% मायोपिया होता है, एंड बाय 2050 50% ऑफ पॉपुलेशन विल बी मायोपिक। मतलब जो हमसे एडवांस कंट्रीज़ हैं, सिंगापुर स्पेशली, चाइना, जिनकी पहले से ही दे आर मोर, सो जैसे वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं ना, दे आर मोर, दे आउटसाइड जाना ज़्यादा पसंद करते हैं, बाहर घूमते हैं। जो ये सिंगापुर या आप हांगकांग समझ लीजिए या चाइना समझ लीजिए, यहाँ पर ना पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज़्यादा है, सो दे ओपन स्पेसेस आर लेस। सो मल्टीपल बिल्डिंग्स बनी हुई हैं और छोटे छोटे रूम्स हैं। आप हांगकांग चले जाइए या जितने भी चले जाइए, रूम्स आर वेरी स्मॉल, सो इवन द बेड साइज इज़ स्मॉल। तो वो छोटे छोटे रूम्स है, जितना हमारा ही रूम साइज़ का हाफ साइज़ का रूम है, तो वो दूर का काम ही नहीं है उनका। उनको बस इस यहाँ से यहाँ तक देखना है, तो उस दूर के लिए देखने के लिए उनको भी चश्मा चाहिए। तो 2050 तक हम लोग भी सब मायोपिक हो जाएंगे। सो मैं वही कहता हूँ, जिनके बच्चों को चश्मा नहीं है वो तो ब्लेस्ड है, क्योंकि देन इट कम्स इनटू जीन्स। सो पहले क्या होता है, एवोल्यूशन होता है, एंड देन वो इट इज़ ट्रांसमिटेड टू जीन्स कि हाँ भाई यही जेनेटिक्स है, एंड देन इट, जिसको चश्मा अब चढ़ गया उसको फिर बच्चों को तो चढ़ेगा ही। आपने देखा ही होगा, जिनके पेरेंट्स को चश्मा होता है उनके बच्चों को चश्मा होता ही होता है। तो जिन बच्चों को चश्मा नहीं होना था और अब मायोपिक एक मतलब नियर साइटेडनेस ज़्यादा होने के कारण चश्मा चढ़ गया, तो उनके बच्चों को तो होना ही होना है। तो धीरे धीरे जेनेटिक्स हो जाएगा, और मतलब एनवायरनमेंट विल कन्वर्ट इटसेल्फ टू जेनेटिक्स। क्या हम कोई ऐसी जीन आइडेंटिफाई कर पाए हैं जो मायोपिया से, जैसे ब्रेस्ट कैंसर के लिए हम कहते हैं ना ये वाली जीन मिलेगी, तो ऐसी कोई मायोपिया की भी कोई पर्टिकुलर जीन नहीं पॉसिबल आइडेंटिफाई करना, बिकॉज इट इज़ अ मल्टी फैक्टोरियल और इसमें एनवायरमेंटल फैक्टर्स ज़्यादा होते हैं। बट येस, जेनेटिक्स प्ले अ रोल। और सो कंजेनाइटल मायोपिया हम उसको टर्म बोलते हैं, जिनमें जीन्स इन्वॉल्व होते हैं। उसमें बच्चा ना पहले से ही बड़ी आँख के साथ प्रेजेंट करता है। सो एट बर्थ उसका नंबर, सो नॉर्मली आई थिंक मेरी एक वीडियो भी है, हाँ, कि पहले +8 होता है, बट इन बच्चों का शुरुआत से ही 0 पावर होता है या माइनस में पावर होता है। सो जब अब बच्चों को पता चलेगा उसका चश्मा, तो उसको ऑलरेडी -6-7 होगा। तो उसमें जेनेटिक्स का रोल ज़्यादा रहता है कि उसको पहले से डिस्टाइंड था कि उसकी आई थोड़ी सी बड़ी होगी, उसके कारण से उसको नंबर आ जाएगा। तो जिसमें एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर ज़्यादा है, इलोंगेटेड है, हाँ, उसमें हम कुछ कर भी नहीं सकते। सो करते हैं, इंडिया में हम लोग नहीं करते बिकॉज हमारा प्रेवलेंस इतना ज़्यादा नहीं था मायोपिया का पहले। आई थिंक वी शुड स्टार्ट डूइंग इट। सो एक तो हमारा प्रेवलेंस ना मॉडरेट मायोपिया का ज़्यादा है। मॉडरेट मायोपिया मतलब 2 to 6 डायप्टर्स का। ये जो प्रिवेंशन है ना, ये हाई मायोपिया में हेल्प करती है। हाई मायोपिया मतलब जिनकी -6 एंड अबव पावर है। तो चाइना में या जहाँ पर भी हाई मायोपिया का प्रेवलेंस ज़्यादा है, चाइनीज़ आइज़ कहते हैं उनको, तो उसमें वो लोग बैंड, दे पुट अ बैंड अराउंड द आई, ताकि एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर बढ़े ना। बैंड कैसे? आई बैंड, हाँ, एनसेक्लाज करते हैं ताकि हाई मायोपिया का इंसिडेंस ज़्यादा ना हो। सो इज इट अ सर्जरी दैट दे डू? इज इट सर्जरी? So what age do they do that? So वो so I exactly don't know the criteria because we are not doing it, but a band is being put in few eyes to prevent myopia. जापान में भी करते हैं, चाइना में भी करते हैं। अच्छा, ये तो पहली बार पता लगा ऐसी कोई सर्जरी भी होती है। So we put a encerclage band around the eye to reduce the its progression. It's a surgical kind of a myopia. तो जल्दी एज में ही करना So पड़ता myopia, हाँ, so तभी फायदा है ना। सो मायोपिया प्रोग्रेशन प्रिवेंशन के लिए ना कई सारी चीज़ें हैं। पहले तो आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा मायोपिया प्रोग्रेस कर रहा है। मायोपिया मतलब किसका पावर जल्दी जल्दी बढ़ेगा। सो जनरली हम डिफ़ाइन करते हैं कि 6 महीने में या 1 साल में, 6 महीने लगा लीजिए कि एक डायप्टर से ज़्यादा पावर बढ़ जाए, -5 था और -6 हो गया, और वो हर 6 महीने पे ऐसा हो रहा है। सो दैट्स अ प्रोग्रेसिव मायोपिया। तो इन पेशेंट्स को पहले तो आइडेंटिफाई करना, उसके बाद उसका मेडिकल ट्रीटमेंट, स्पेक्टिकल ट्रीटमेंट एंड देन सर्जिकल ट्रीटमेंट। 3 ऑप्शंस आती हैं। सो इन इंडिया वी आर प्रैक्टिसिंग मेडिकल ट्रीटमेंट, जिसमें वी गिव लो डोज एट्रोपिन ड्रॉप्स, जिससे मसल्स रिलैक्स हो जाती हैं और आई की ग्रोथ को थोड़ा सा एक तरह से आप कहिए एक स्पीड ब्रेकर मिलता है, विच वी यूज टू। एट्रोपिन से प्यूपिल डायलेट नहीं, वो डाइल्यूटेड एट्रोपिन है ना, तो उसमें सिर्फ एट्रोपिन के दो हेल्प होती है। एक तो वो साइक्लोप्लेजिया करती है और एक डायलेटेशन करती है। तो डायलेटेशन इफेक्ट खत्म हो जाता है, साइक्लोप्लेजिया भी माइल्ड रहता है। साइक्लोप्लेजिया मतलब मसल्स रिलैक्स करना। तो सोते हुए डालना रहता है क्या? नहीं, वी कैन पुट इन मॉर्निंग इवनिंग, क्योंकि वो उससे डायलेटेशन नहीं होती, तो बच्चों को नज़दीक देखने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। एंड इट इज़ वेरी वेल नाउ रिसर्च मॉलिक्यूल। और 5-6 साल तक हम लोग 6 to 12 ईयर्स तक पहले देते थे। अब धीरे धीरे हम इसकी इंडिकेशंस 5 years to 15 years पे ले जा रहे हैं ग्रेजुअली। पहले 5 से 6 साल, 6 से 12 साल, 6 से 12, जिनके, क्योंकि यही एज ग्रुप होता है जब आपकी हाइट बढ़ रही होती है, आपका नंबर जल्दी ग्रो कर रहा होता है। तो पहले स्टार्टिंग में 6 to 12 years के लिए ही स्टडीज हुई थी, बट प्रैक्टिकली वी आर गिविंग फ्रॉम 5 to 15, समटाइम 16 years of age।
तो पहले फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट हो गया, दवाई से जितना रुक सकता अच्छा, है। इसी पे मतलब फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट पे ही रहते हैं, तो क्या नंबर नहीं बढ़ता दवाई डालने के बाद? नो 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 नो। हाउ डू यू नो द मेडिसिन इज वर्किंग? सो या द प्रोग्रेशन इज स्लोड डाउन, ऐसा नहीं हो सकता कोई रोक दे। सो इट हाउ इज डू यू नो कि डालने से स्लो हुआ है या इसको होना ही नहीं था और बढ़ना ही नहीं था? सो वो तो स्टडीज से पता चलता है ना। सो देवर स्टडीज इन विच वन आई वाज गिवन द ड्रॉप्स एंड वन आई वाज नॉट गिवन। सो ये 5 साल 10 साल की लॉन्ग टर्म स्टडीज़ के बाद ही मॉलिक्यूल मार्केट में आया है। सो ये स्टडीज़ आज से नहीं है, स्टडीज़ 2005-2010 से चल रही थी, 2010 से आई थिंक चल रही थी। सो वो ओवर 5-7 ईयर्स 10 ईयर्स का जब रिजल्ट्स आ जाते हैं तभी मार्केट में मॉलिक्यूल आता है, उसको फिर FDA अप्रूवल मिलता है, यहाँ का DGCA अप्रूवल मिलता है। तो जब तक स्टडीज़ नहीं होंगी तब तक ऐसे कैसे कहेंगे ना। सो रैंडमली नहीं डाल रहे हैं। सो स्टडीज़ हो चुकी हैं, सबसे पहले चाइना में या सिंगापुर में हुई थी, उसके बाद ही फिर ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड गई, क्योंकि सबसे ज़्यादा इंसिडेंस हाई मायोपिया का वहीं पर ही था, प्रोग्रेसिव मायोपियाज का। तो प्रोग्रेशन स्लो डाउन हो जाता है, जैसे कि 50% रिड्यूस हो जाता है। सपोज आपका 1 साल में 2 नंबर बढ़ रहा था, तो 1 साल में 1 नंबर ही बढ़ेगा। और ये इफेक्ट भी बस तब तक ही लिमिटेड है जब तक आप ड्रॉप्स डाल रहे हो। आपने ड्रॉप्स डालनी बंद कर दी तो रिबाउंड होता है, तो इसलिए जनरली भी 5 to 6 ईयर्स के लिए देते ही देते हैं। सो बस इसका ना अब्यूज़ हो रहा है, एक्चुअली अब्यूज़ नहीं होना चाहिए। यू हैव टू आइडेंटिफाई कि भाई प्रोग्रेसिव मायोपिया है तभी देना चाहिए, नहीं तो उसका कोई फ़ायदा नहीं। कई लोग हैं जिसका पिछले 2 साल में -1 नंबर ही बढ़ा, तो उसको देने का कोई एडवांटेज ही नहीं है, उसका बढ़ा ही नहीं है, तो फिर क्यों देना है। सो पहले फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट आता है, देन आजकल मायोपिया प्रिवेंशन ग्लासेस भी आते हैं। दे आर काइंड ऑफ अ प्रोग्रेसिव ग्लासेस फ्रॉम डिफरेंट कंपनीज, जिसमें वो इस प्रकार से प्रिवेंशन ग्लासेस मतलब जिसको नहीं है वो पहनेगा? नहीं, प्रोग्रेशन प्रिवेंशन है। अच्छा, प्रोग्रेशन प्रिवेंशन। हाँ, ओके। सो उसमें मतलब इसमें नो फाइनेंशियल इंटरेस्ट, बट होया के, जाइस के, मायो स्मार्ट लेंसेज बहुत कॉमनली यूज़ होते हैं फॉर प्रोग्रेसिव मायोपियाज, जिसमें बच्चे को जो चश्मा होता है वो प्रोग्रेसिव ग्लास होता है, जिसमें ना एक तरीके से ब्रेन को बुद्धू बना देता है वो चश्मा। वो बताता है कि वो डेप्थ ऑफ फोकस को इस प्रकार से क्रिएट करता है कि बच्चे को ना अपनी मसल्स को ओवर यूज़ नहीं करना पड़ता, उसकी लेंथ नहीं बढ़ती। सो मायोपिया होता क्यों है? मायोपिया इसलिए होता है कि हम किसी चीज़ को फोकस करना चाह रहे हैं, सपोज यहाँ पर हमारा रीडिंग डिस्टेंस है, बट हम मोबाइल यहाँ पर रख के बैठे हैं, तो अब आई की मसल्स को ओवर कंट्रैक्ट करके सारी चीज़ें फोकस यहाँ करनी पड़ रही हैं, तो उससे वो लेंथ ग्रो कर जाती है। तो इसमें जो ग्लासेस होते हैं वो इस प्रकार का डी फोकस क्रिएट करते हैं कि यहाँ पर भी और यहाँ पर भी आपको सारा साफ दिखे और आपकी मसल्स को काम ना करना पड़े। तो वो मायोपिया प्रोग्रेशन के लिए काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। तो जब ये इनसे काम नहीं हो पा रहा था, तो फिर इनफैक्ट इससे पहले ही वो लोग सर्जरी कर रहे थे। फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट तो बाद में आया। तो पहले तो क्या कर रहे थे कि आई की ग्रोथ ना हो, उसके अराउंड एक बैंड बांध दिया, तो वो ग्रो नहीं करेगा तो नंबर नहीं आएगा। तो बट लेकिन सर्जिकली इंडिया में तो प्रैक्टिस नहीं करते हैं, बट चाइना और जापान में दे वर यूजिंग इट। बट सबसे अच्छा तो प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर है। तो बच्चों को आउटडोर एक्टिविटी, जहाँ दिल्ली एनसीआर छोड़ के जहाँ पर पोल्यूशन नहीं है, वहाँ जितना आउटडोर एक्टिविटी करेंगे उतना बेटर रहेगा। दूसरा, जितना बड़ी स्क्रीन होगी उतना बेटर रहेगा। सो मोबाइल वर्सेस प्रोजेक्टर, यू प्रेफर प्रोजेक्टर? डेफिनेटली एनी डे। सो हम तो कोशिश करते हैं कि बच्चा टीवी देख ले, कोई बात नहीं, बट मोबाइल ना देखे। आईपैड्स वी जनरली अवॉइड, बिकॉज फिर वो एक तरह से एडिक्शन हो जाती है। फ़ोन तो आप बच्चों को देते नहीं हो, फ़ोन तो आपके पास रहता है, तो जब आप होगे तभी बच्चा करेगा, बट आईपैड कैन स्टे एट होम, तो फिर बच्चों को आदत हो जाती है आईपैड पे देखने की। तो वी प्रेफर कि या तो आईपैड का स्क्रीन मिररिंग हो रखी हो या फ़ोन की स्क्रीन मिररिंग हो रखी है आपके। आजकल तो हर टेलीविज़न में स्क्रीन मिररिंग है। सो लार्जर द स्क्रीन बेटर इज़ फॉर द किड। सो मायोपिया में मेनली मुझे लगता है एनवायरमेंटल फैक्टर्स वुड वर्क मोर, एंड जिसका प्रोग्रेसिव मायोपिया है उसमें जेनेटिक्स भी इन्वॉल्व होती है, प्लस फैमिली हिस्ट्री भी होती है, प्लस उसके एनवायरनमेंट भी। तो मल्टीफैक्टोरियल होता है, तो आपको सब पे ही अटैक करना पड़ेगा। सनलाइट का कोई रोल होता है आईबॉल की डेवलपमेंट में, ग्रोथ में? सो सनलाइट से मेजरली जो प्रॉब्लम्स आती हैं, एक तो टेरिजन नाखूना बोलते हैं, यहाँ मांस ग्रो कर जाता है ऑन टू द कॉर्निया। पहाड़ी लोगों में ज़्यादा होता है बिकॉज सनलाइट डायरेक्टली आ रही होती है। बीच साइड लोगों में ज़्यादा होता है क्योंकि सनलाइट डायरेक्ट आ रही होती है। कैटरेक्ट फॉर्मेशन में सनलाइट का बहुत बड़ा रोल है। तो जो लोग फील्ड में रहते हैं उनको कैटरेक्ट जल्दी हो जाता है। एंड थर्ड इज़ यूवी रेडिएशन से रेटिना मैकुलर डिजनरेशन ज़्यादा होती है। सो यूवी प्रोटेक्टिव ग्लासेस जो हैं वो इन सब चीज़ों में हेल्प करते हैं कि आप डायरेक्ट सनलाइट में जा रहे हैं तो दे विल हेल्प यू। आई की प्रोटेक्शन होती है डेफिनेटली, बट मायोपिया में उसका कोई रोल नहीं है। यूवी ग्लासेस में कोई रोल नहीं है लाइट का। ओके। जितने भी ब्रांड्स ऑफ सन ग्लासेस अवेलेबल हैं, क्या लोकल वंस आर आल्सो इफेक्टिव? नो 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 नो। सो यू हैव टू सी वेदर दे आर पोलराइज ग्लासेस और नॉट। पोलराइज ग्लासेस मतलब एक तरह की रेज ही पास करने देते हैं, एंड यूवी प्रोटेक्टिव ग्लासेस जो सन ग्लासेस हैं, दे आर मोर
मच मोर बेटर। सो दो चीज़ें होती हैं, एक तो होता है कि अपीयरेंस कैसी है, दूसरा उसकी एक्चुअल में ऑप्टिकल क्वालिटी कैसी है। सो वी शुड लुक फॉर बेटर ऑप्टिकल क्वालिटी रादर देन जस्ट कॉस्मेसिस ऑफ द सनग्लासेस। अच्छा, हमारे यहाँ ट्रेडिशनली जैसे बहुत लोग ना आयुर्वेद में मानते हैं और योगा में मानते हैं। सो देर आर पीपल हु आर एडवोकेटिंग कि वो सौंफ बादाम मिश्री से आई साइट घटता है, या देर आर आई योगा स्पेसिफिकली टू रिड्यूस द पावर, एंड पीपल इन दैट होप मतलब करते हैं। आर दे इफेक्टिव? हैव यू सीन? So medically though it is not possible. So but every science is different. So मेरे को लगता है कि जो आई की ग्रोथ जितनी हो गई है उसको मैं छोटा तो कभी कर नहीं सकता। सो हम लोग ऑर्थोकेरेटोलॉजी प्रैक्टिस करते हैं, जिसमें हम थोड़ा सा टेम्परेरी रात को कॉन्टैक्ट लेंस बना के बच्चे को सुला देते हैं। उसकी कॉर्निया की शेप चेंज हो जाती है तो अगले दिन वो ऑफ ग्लासेस रह सकता है। बट जो आयुर्वेदिक इलाज हैं या जो भी आई योगा है, आई डोंट थिंक दैट कैन एनीथिंग कैन रिड्यूस योर साइज। मतलब मैं मेरी हाइट जितनी हो गई, मैं कितनी भी एक्सरसाइज कर लूँ, हाइट विल नेवर रिड्यूस। ऐसे ही जो आई का जो लेंथ है, इट कैन नेवर रिड्यूस। और सिंपल फिजिक्स है, मतलब आपको कोई चीज़ फोकस करनी है तो वो फोकल पॉइंट के अकॉर्डिंग ही करेगी, तो उसमें कुछ और चीज़ें कर नहीं सकते। बट येस, जो हल्के सिलेंड्रिकल पार्ट्स हैं या जिसमें मसल पावर आप स्ट्रेंथन कर सकते हैं और उस मसल से वो पावर 0.5 सिलेंड्रिकल पार हो गई या 0.75 सिलेंड्रिकल पार हो गई या 0.5 स्फेरिकल पार हो गई, इसमें हमारे या प्लस 0.5 स्फेरिकल पार हो गई, तो माइनर पावर्स में ना हमारी मसल स्ट्रेंथन से हम लोग उसको ओवरकम कर लेते हैं। ऐसे नहीं चश्मा हटियाँ, वे जस्ट ओवरकमिंग इट। वो फिर मास्क हो जाता है, फिर 2-3 साल बाद अनमास्क हो जाएगा। So it can be masked for some time with increased power of your muscles, but it will unmask eventually. जब रामदेव जी का नया नया क्रेज चला था तो लॉट ऑफ पीपल दे सेड ना, वो अनुलोम विलोम और कपालभाति करके बहुत सारे लोगों ने बोला नहीं, चश्मे का नंबर रिवर्स हो नहीं जाता नहीं, है। वो पॉसिबल नहीं है, दैट इज़ नॉट पॉसिबल, एटलीस्ट व्हाट आई नो ऑफ। चश्मे का नंबर मैंने बताया ना कि इट इज़ लिटिल बिट ऑफ मास्किंग कैन बी डन फॉर स्मॉलर पार्ट्स, बट नॉट। अच्छा, फॉर एडल्ट्स तो चश्मा पहनना इज़ क्वाइट ईजी, बट बच्चों के लिए तो चश्मा पहनना ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। तो बच्चों में सर्जरी कर सकते हैं क्या? सो बच्चों में ना ग्रोइंग एज होती है, जैसे अभी हम प्रोग्रेसिव मायोपिया की डिस्कशन कर रहे थे, तो पावर चेंज होता रहता है, तो इट्स नॉट एडवाइजेबल टिल द पावर इज स्टेबलाइज। बट कुछ बच्चे होते हैं जिसमें एसिमेट्रिक पावर्स होती हैं, जिसमें एक आई में बहुत ज़्यादा पावर है, एक आई में कम पावर है, और वो बच्चा चश्मा उस कारण नहीं लगा पा रहा, या उस कारण से उसकी आँख वो वीक रह जा रही है। पर ऐसा क्यों होता है कि एक में ज़्यादा और एक में कम? सो मल्टीपल रीजंस हो सकते हैं, ऑर्गेनिक कॉज हो सकते हैं, जैसे बचपन में उसको उस आँख में कैटरेक्ट हुआ, या बचपन में उसको आँख को चोट लगी, या शुरुआत से ही उसकी एक आई इलोंगेटेड थी, इसका कुछ साइज़ डिफरेंस था, तो ऐसा हो जाता है। बहुत रेयर होता है बट हो जाता है। तो इन केसेस में अगर हम मैच नहीं कर पा रहे कि इसमें -1 है, इसमें -10 है, तो और बच्चा चश्मा नहीं पहन पा रहा है, इसमें -4 पहन के ही घूम रहा है, तो फिर इट्स बेटर टू पुट समथिंग, डू सम काइंड ऑफ सर्जरी टू बैलेंस द पावर, सो दैट ये लेजी ना रह जाए। एम्ब्लायोपिया कहते हैं उसको। तो वो लेजीनेस ना रह जाए, तो रिकमेंडेड गाइडलाइंस हैं फॉर सम किड्स, वी डू दीज काइंड ऑफ सर्जरीज टू बैलेंस द पावर। बट जनरली माइनस पावर्स में, क्योंकि बच्चे का नियर वर्क होता है तो लेजीनेस इतनी होती नहीं है, तो हम भी अवॉइड कर देते हैं। सो इफ़ द पेशेंट इज़ गेटिंग फुल विजन आफ्टर फुली करेक्टिंग इट, तो दैट्स नॉट एम्ब्लायोपिया, तो हम उसको पार्शियल करेक्ट करके बैलेंस करके भेज देते हैं। बट येस, वी कैन डू रिफ्रैक्टिव सर्जरी, और करते भी हैं, उसमें फुल एनेस्थीसिया देके रिफ्रैक्टिव सर्जरीज करते हैं चश्मा उतारने के लिए, जस्ट टू प्रिवेंट दैट काइंड ऑफ एम्ब्लायोपिया या लेजीनेस। अच्छा, मैंने कहीं पे ये भी सुना है कि जब बच्चे आते हैं चश्मे का नंबर लेने के लिए, तो उनको फुल विजन करेक्शन नहीं देते, थोड़ा सा नंबर छोड़ देते हैं। सो दैट इज़ अ रॉन्ग कंसेप्ट। सो उसमें ना, सो इफ़ यू हैव अ हाइपरमेट्रोपिया प्लस पावर, तब तो हम पूरा पावर देते हैं। किसी का माइनस में होता है तो प्रैक्टिकली मैं तो पूरा नंबर ही देता हूँ। सो उसके लिए इम्पॉर्टेंट ये होता है, क्योंकि अगर आप अंडर करेक्शन छोड़ दोगे ना, तो बच्चे का नंबर, उसका फोकस फिर नहीं बना, तो उसके ब्रेन में स्टिमुलस रहा डी फोकस का, तो वो और ग्रो करता रहता है। तो अनकरेक्टेड रिफ्रैक्टिव एरर इज इटसेल्फ अ कॉज ऑफ प्रोग्रेशन। तो फुल करेक्शन शुड बी गिवन स्पेसिफिकली इन हाइपरमेट्रोप्स एंड लिटिल बिट ऑफ मॉडर्न। मतलब 0.25 0.5 मायोपिया है तो आप छोड़ देते हो, लेकिन अगर किसका नंबर 1.5 जा रहा है और आप 0.5 दे रहे हो, तो वो तो बेवकूफ़ी होगी ना। सिलेंडर्स में हम लोग छोड़ सकते हैं, हाई एस्टिग्मेटिज्म में, क्योंकि उसमें हमारी मसल जो हैं, अपनी जो आई मसल्स हैं, वो उस नंबर को ओवरकम कर लेती हैं, मास्क कर लेती हैं फॉर सम टाइम। तो और और कई बार ऐसा होता है कि बच्चा इमीडिएटली -3.5 सिलेंडर नंबर आ गया, एस्टिग्मेटिज्म बोलते हैं उसको, तो वो चश्मा लगाते ही उसको हेडेक होता है, क्योंकि उसने कभी यूज़ ही नहीं किया, उसकी मसल्स अभी तक ओवर एक्टिव हैं, तो उसको फिर स्लोली मसल्स को रिलैक्स करके देन वी करेक्ट इट फुली। सो
सिर्फ उसी टाइम हम फुल करेक्शन नहीं देते जिस टाइम हमें मसल्स को रिलैक्स करना है पहले, फिर उसको धीरे धीरे हम उसको यूज टू करते हैं। तो किसी को -4.5 एस्टिग्मेटिज्म आया है, उसने अपनी मसल्स ही आज तक यूज़ करके देखा, मैंने उसको एकदम से चश्मा दे दिया, उसकी मसल कहेगी यार मैं 4 साल से काम कर रही हूँ, मैं एकदम से कैसे रिलैक्स हो जाऊँगी। तो विल स्टार्ट विद 2.5, 3, देन 3.5, ओवर नेक्स्ट 3 months, 4 months we just relax the muscles. Okay. So that's making it habitual for the eye to you look through those glasses. जैसे अभी डॉक्टर शिखा ने बताया था कि +40 हमें वंस अ ईयर एग्जामिनेशन करा देना चाहिए, बट इन जिन बच्चों को हाई मायोपिया लाइक -5, -6, -7, 6 monthly. 6 मंथली उनको मैंडेटरी बच्चों का है। तो 6 monthly ही रखना चाहिए till 18 years of age. Till at least 12 years of age 6 monthly and then 1 year once a year कर सकते हैं. ओके, तो मैंने ऐसे भी सुना है कि अगर मायोपिया ज़्यादा हो जाता है तो रेटिना खींचने से वो डिटैच हो जाता है या क्या? जैसे अगर हम च्युइंगम सब लोग खाते हैं, च्युइंगम को आप देखें जब वी मेक अ बलून आउट ऑफ इट या उसको स्ट्रेच करते हैं तो पतली हो जाती है। ऐसे ही आई का एक पर्टिकुलर साइज़ है, मायोपिया का मतलब है कि आई बड़ी हो गई। जैसे आई कोई चीज़ बड़ी होगी तो यू हैव टू थिन करना पड़ेगा। हम रोटी बनाते हैं, छोटा सा वो लेते हैं आटा, उसको हम ऐसे करते हैं, बड़ी हो जाती है बट पतली हो जाती है। ऐसे ही जैसे आई अगर रेटिना आई बड़ी हो जाएगी तो रेटिना तो उतना ही है, तो वो स्ट्रेच होकर पतला हो जाता है, तो रेटिनल कॉम्प्लिकेशन हो जाती है, रेटिनल डिटैचमेंट के चांसेस बढ़ जाते हैं, न्यूवेस्कुलेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। सो हाई मायोपिक आई एक्चुअली एजेस फास्टर देन अ नॉर्मल आई। तो अगर आपका -10 है पावर तो आपकी आँख 10 साल बूढ़ी है एज़ कम्पेयर टू योर एज। दिस इज़ वेरी वेरी ट्रू। रेटिनल थिकनेस विद एज कम होती है, बट मैं जो मानता हूँ कि वो जिनका नंबर ज़्यादा तो उतनी एज पहले वो पतली हो गई। तो ऐसे में फिर मतलब पेरेंट्स के लिए क्या एडवाइस है या क्या करो जिनको हाई मायोपिया है, कैसे रेटिना को बचाओ? हाई मायोपिया में तो बहुत ज़्यादा रेटिनल कॉम्प्लिकेशन के चांसेस रहते हैं। 1 से 6 months इवैल्यूएशन ज़रूरी है, और अगर कभी भी विजन इश्यूज आते हैं इमीडिएटली इफ दे कंसल्ट अ डॉक्टर इट कैन बी ट्रीटेड देयर एंड देन। तो बस यही होता है कि आपको पता होना चाहिए, सर्जिकल इंटरवेंशन चाहिए होता है? सर्जिकल इंटरवेंशन चाहिए होता है, एंड इट हैज़ गुड रिजल्ट्स। 98-99% सक्सेस रेट्स है फॉर एवरी कॉम्प्लिकेशन यू कैन गेट। तो बारी बारी भी आएगा, वो तो पतला है, अभी इधर से फट गई चादर फिर कहीं और से फट जाएगी चादर। सो नॉन सर्जिकली अगर हम लेज़र वगैरह करके, सो बेसिकली फटना इज रेटिनल होल्स, तो अगर रेटिनल होल्स टाइमली पता चल जाए तो हम उसको लेज़र कर देते हैं। एंड येस दे सो आई ग्रोथ ना पूरी ज़िंदगी भर नहीं चलती रहती, तो आई ग्रोथ नॉर्मली 18-20 ईयर्स पे स्टॉप हो जाती है, तो उसके बाद होल्स बनने बंद हो जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आपको ज़िंदगी भर होल्स के लिए दिखाना है, विच इज़ अ मिसकंसेप्शन, क्योंकि कई लोग दिखाई देते हैं हर 6 महीने पे। सो जब आई ग्रोथ बंद हो गई, आपके नंबर स्टेबल हो गया, उसके बाद दोबारा होल्स नहीं बनेंगे, फिर होल्स बनेंगे 50-55 ईयर्स की एज पे, जो कि एज रिलेटेड होंगे। तो 18-20 साल तक यस बन सकते हैं, तो हम हर 6 महीने पे देखते हैं। 18 साल के बाद 25 साल तक मैं ईयरली चेकअप करता हूँ। 25 साल तक अगर होल्स और नहीं बने तो आपकी मर्ज़ी, आप जब मर्ज़ी दिखाओ। तो सर्जिकली अगर हम एक बार किसी को रेटिना डिटैच हो गया और सर्जिकली हमने उसको करेक्ट कर दिया, तो उसके बाद कोई प्रॉब्लम नहीं आती, बिकॉज ऑल द ट्रैक्शन, ऑल द पुल हैज़ बिन रिमूव्ड, और अच्छे से लेज़र हो जाता है रेटिना। तो उसके बाद जनरली आई फील कि बहुत सेफ़ हो जाती हैं आइज़। सो कंट्रोवर्शियल है, बट पहले रेटिनल डिटैचमेंट हुआ, फिर सर्जरी हुआ, उसके बाद सेफ़ हुई। तो वो रेटिनल डिटैचमेंट टाइमली ट्रीट हुआ कि नहीं हुआ, उस पर डिपेंड करता है, बट येस पोस्ट रेटिनल डिटैचमेंट सर्जरीज आइज़ आर क्वाइट सेफर। इसलिए वो कई लोग बैंड पहले ही लगा देते हैं, जिनमें चांसेस होते हैं ना कि इसमें ग्रोथ भी हो रही है और रेटिनल डिटैचमेंट के चांसेस हैं, तो वो पहले ही बैंड लगा देते हैं। उससे आई सिक्योर भी हो जाती है और पावर ग्रोथ भी रुक जाता है। इन चाइना वी आर ऑल्सो यूजिंग दिस एनसरक्लाज फॉर पेशेंट्स फॉर प्रिवेंटिंग रेटिनल डिटैचमेंट इन अदर आई। एक आई में आपको पता है हाई मायोपिया हो गया बहुत ज़्यादा, उस पर रेटिनल डिटैचमेंट हो गई, आपको पता है दूसरा आई भी रेटिनल डिटैच कर जाएगा, तो पहले ही प्रोफिलेक्टिक एनसरक्लाज लगा देते हैं। दिस वी आर डूइंग एट आवर सेंटर एंड इन इंडिया ऑल्सो। एक आई में रेटिनल डिटैचमेंट हो गई, बहुत हाई नंबर था, दूसरे में भी चांसेस हैं, तो पहले से ही बैंड लगा दो। मेरे तो 3D विजुअलाइजेशन ही नहीं हो रहा, बैंड कैसे आई बॉल। सो इट्स लाइक अ बेल्ट को हमने यहाँ लगा दिया, पेंट गिरेगी नहीं, तो ऐसे बाहर से आई बॉल के अराउंड एक बेल्ट लगा देते हैं और उसको टाइट कर देते हैं। और वो किस चीज़ की बनी होती है? सो बेसिकली ना रेटिना डिटैचमेंट अगेन फिजिक्स है। सो देयर आर, दिस इज आई बॉल, सो रेटिना डिटैच करने के लिए वेक्टर्स इधर पुल कर रहे हैं। अच्छा, इतनी फिजिक्स यूज हो रही है कि वेक्टर भी लगा रहे हो? वेक्टर फोर्सेस यूज होती है, तो जब हम आई के अराउंड वो लगा देते हैं तो वेक्टर फोर्सेस आउटसाइड शिफ्ट हो जाती है। तो रादर देन पुलिंग इट इनसाइड, रेटिना इज बीइंग पुल्ड आउटसाइड, दैट मेक कीप्स इट अटैच्ड। सो इट्स टोटली फिजिक्स, आई इज टोटली फिजिक्स, इट्स लाइक अ कैमरा इज ऑल फिजिक्स। सो आई बहुत अच्छी फिजिक्स, मतलब मुझे लगता है कैमरा तो कुछ भी नहीं है, आई का जो कैमरा है वो सुपर कैमरा से भी ऊपर है।
सो यू कैन नॉट बिलीव तो जो आपने मायोपिया में भी बताया कि ट्रैक्शन ऐसे हम टेक केयर ऑफ कर लेते हैं, उसमें भी ऐसा ही कुछ हाँ, करते हो वेक्टर कि- फोर्सेस ही हटते हैं ना, सारा वेक्टर फोर्सेस ही रिडिस्ट्रीब्यूट करते हैं। मुझे लगा तो ऐसे बस सिलाई करके गोंद सा तो चिपका दिया, अभी नहीं इससे नहीं, क्या? इट्स लाइक वो उसको टाइट करते ही सो डिम्पल आ जाता है, डिम्पल आते ही वो मतलब सो एक सर्कल था पहले, वो डिम्पल हो गया ऐसे, बाहर से किसी ने बंद कर दिया, तो सारी वेक्टर फोर्सेस चेंज हो जाती है, ट्रू फिजिक्स। सो ये वाले कैमरास तो कुछ भी नहीं है, मतलब हम लोग इसको कोशिश करते हैं इन कैमरास को कि ये सेम चीज़ दिखाएं, या जो लेंस डलते हैं वो सेम चीज़ दिखाएं जो हमें पहले दिखती थी, तो या जैसी कलर है वैसा कलर दिखाएं, वो आई ऑलरेडी कर रही है, हम तो उसको पास जाना चाह रहे हैं जो कि नहीं जा पा रहे हैं। सो अभी सारी साइंस उसको, अभी तो आई को समझने में ही लग रही है कि आई इतना अच्छा कैसे देख लेती है। सो आई इज़ द बेस्ट कैमरा टू अंडरस्टैंड थिंग्स। मतलब आपके जो शटर्स हैं, भगवान ने पहली शटर दिया हुआ है, प्यूपिल दिया हुआ है, आपके जो लेंसेज हैं, एक लेंस अंदर फिट किया हुआ है, आपकी जो फिल्म्स है, रेटिना दिया हुआ है, आप जो प्रोसेस 4 लोग मिलकर करते हो, ब्रेन 1 सेकंड में करता है। सो यू कैन नॉट इमेजिन कि आई कितना अच्छा कैमरा है, इट्स सुपर सुपर कैमरा। अभी हमने 18 तक तो मायोपिया का कि भाई स्पेक्टिकल्स ही है मैनेजमेंट, बट वंस बच्चा 18 या 20 क्रॉस करता है उससे होता है मेरा चश्मा हटे। सो पहले तो वो लेज़र से कॉर्निया को थिनिंग कर देते थे एंड चश्मा हट जाता था। अभी आई हैव हर्ड कि और भी टेक्नोलॉजी आ गई है। So laser vision correction, we give the term. So there are multiple ways of removing glasses. कई तरीके से चश्मा हटा सकते हैं। जो कन्वेंशनल वे है जिसको लेसिक बोलते थे। अभी पहले क्या होता था, आप आते थे डॉक्टर के पास, तो आपको डॉक्टर बोलते, आप बोलते थे मुझे चश्मा बनवाना है, डॉक्टर साहब बोलते थे चलो जी लेज़र कर देते हैं। अभी ऐसा नहीं है, अभी तो आपने शर्ट भी सिलवानी है तो आप आई थिंक आप भी जाते होंगे मॉल, आपने कुछ सामान खरीदना है तो आप 4 जगह देखते हो, उसके बाद आप पहले तो कंपनी चूज़ करते हो, उसके बाद उसका कलर चूज़ करते हो, उसके बाद उसकी फिटिंग देखते हो। सो ऐसी टेलर्ड मेड अप्रोच हो गई है। नाउ वी हैव मल्टीपल ऑप्शंस फॉर रिमूवल ऑफ ग्लासेस। ऐसा नहीं है कि आपको चूज़ करना है, आपका डॉक्टर बताएगा कि आपके लिए बेस्ट कौन सा है। सो चीज़ें ऐसे मॉडिफाई हुई हैं कि हर चीज़ परफेक्शन की तरफ जा रही है। सो कॉर्नियल थिनिंग तो करनी ही है। देखो थिनिंग इन द सेंस कि हमें ना कॉर्निया एक स्ट्रक्चर है जो बहुत ज़्यादा कर्व्ड है। जब हमें उसको पावर को चेंज करना है, तो अगर हमें कुछ चेंज करना है तो उस कर्वेचर को कम करना पड़ेगा ताकि वो फोकस कम करे। नियर का काम कर रहे हो, फोकस ज़्यादा कर रहा है तभी आप देख पा रहे हो, तो नियर साइटेडनेस। इसका फोकस कम करने के लिए उसको फ्लैट तो करना ही पड़ेगा। फ्लैट करने के कई तरीके हैं। सो जनरली जो पहले बोला जाता था जिसको लेसिक बोलते थे, लेसिक अभी भी हम उसको लेसिक ही बोलते हैं, बट उसकी कई मल्टीपल टर्म्स दे दी गई हैं सो एज टू कन्फ्यूज़ द पीपल। बट डेफिनेटली एडवांसमेंट्स आई हैं। सो एडवांसमेंट्स इन द फॉर्म के कस्टमाइज एब्लेशन हो गया है। कस्टमाइज एब्लेशन मतलब उसकी जो हम थिनिंग कर रहे हैं। कस्टमाइज एब्लेशन मतलब जिसमें मशीन का अपना इंटेलिजेंस भी यूज़ हो जाता है। तो है वो लेसिक ही, बट इट्स कस्टमाइज। कोई इसको कंटूरा विजन बोल देता है, कोई इसको टोपो गाइडेड थेरेपी बोल देता है, कोई इसको वेव लाइट बोल देता है, इनोवाइज बोल देता है, कोई कस्टमाइजेशन ट्रीटमेंट बोल देता है टोपो गाइडेड ट्रीटमेंट ही, जिसमें आप कर तो लेसिक ही रहे हो, बट वो मशीन के जो आपकी जो टोपोग्राफी है कॉर्निया की, उसको साथ में रखते हुए उसका अब्लेशन हो रहा है। मतलब पहले तो क्या था, मैंने आपका -5 नंबर है, मैंने -5 नंबर डाला, लेज़र मशीन ने लेज़र से कर दिया। अभी वो अभी मैं ये नकल देख रहा हूँ, तो अगर हम कॉर्निया को देखेंगे तो स्मूथ है, बट आप देखेंगे कहीं पर उठा हुआ है, कहीं पर नीचे है, कहीं पर, तो दिस इज़ द टोपोग्राफी ऑफ दिस नकल। तो टोपोग्राफी गाइडेड जो सर्जरीज होती है वो कस्टमाइज सर्जरीज होती हैं। हर पेशेंट का अलग टोपोग्राफी होता है। मेरा अलग बॉडी स्ट्रक्चर है, आपका अलग बॉडी स्ट्रक्चर है, ऐसे ही कॉर्निया का अलग बॉडी स्ट्रक्चर होगा जो कि हमें नहीं दिखता, जो कि मशीन स्कैन्स के थ्रू देख पाती है। सो टोपो गाइडेड सर्जरीज भी एक तरह का लेसिक ही है, बट एडवांस लेसिक सर्जरीज है। सो लेज़र विजन करेक्शन में 3 तरीके से डिवाइड करता हूँ। इनफैक्ट 2 तरीके से डिवाइड करता हूँ। एक फ्लैप बेस्ड थेरेपीज़, एक फ्लैपलेस बेस्ड थेरेपीज़। फ्लैप मतलब जिसमें कट लगता है, फ्लैपलेस जिसमें कट नहीं लगता है। सो फ्लैप बेस्ड सर्जरीज में नॉर्मल लेसिक आता है और ये कस्टमाइज ट्रीटमेंट्स आते हैं, जैसे कंटूरा विजन हो गया, या इनोवाइज हो गया, या टोपो गाइडेड थेरेपीज़ हो गई, टोपोलाइजर बेस्ड थेरेपीज़ हो गई, कस्टमाइज एब्लेशंस हो गए। सो ये कन्वेंशनल है। इसमें आप जितनी अच्छी टोपोग्राफी करोगे उतना अच्छा आपके रिजल्ट्स आते हैं। सो वो एडवांसमेंट्स, सॉफ्टवेयर एनहांसमेंट्स होती हैं, वो होती चली जाती हैं। सो नथिंग न्यू इन दैट, बट यस सॉफ्टवेयर एनहांसमेंट्स होती हैं, उसको अलग अलग नामों से लोग मार्केट करते हैं। सो दीज आर फ्लैप बेस्ड ट्रीटमेंट। देन फ्लैप लेस ट्रीटमेंट्स आते हैं, इसमें फ्लैप नहीं बनता। फ्लैप मतलब एक स्लाइस,
जैसे बर्गर का आपने बन के बीच में स्लाइस कट लगाते हो, ऊपर उठाते हो, बीच में टिक्की रखते हो और वापस बंद कर देते हो, दैट्स अ बर्गर। ऐसी फ्लैप बनता है जिसमें आप कट लगाते हो, फ्लैप उठाते हो, लेज़र करते हो, फ्लैप रख देते हो, दैट्स अ फ्लैप प्रोसीजर। फ्लैपलेस में ये फ्लैप नहीं बन रहा कट लग के। सो उसमें मैं अगेन 2 तरीके से डिवाइड करता हूँ, एक ट्रू फ्लैपलेस, एक सूडो फ्लैपलेस। ट्रू फ्लैपलेस मतलब आप लेटे, लेज़र हुआ, खड़े हुए, घर गए, दिस इज कॉल्ड ट्रू फ्लैपलेस। कोई कट नहीं लगा, कुछ नहीं हुआ। इसको हम PRK बोलते हैं, मैनुअल PRK पहले होता था, आजकल ट्रांस PRK होता है, जिसमें आप जितना सरफेस में अपने काम करना है वो सब पहले से ही मशीन को पता है, सब क्वांटिफाइड है, उतना ही वो लेज़र करता है। एक तरीके सा रोबोटिक कह सकते हो आप। कुछ नहीं किया, आप बस लेटे, लेज़र हुआ, खड़े हुए, चले गए। क्या बेहोश भी नहीं करना कुछ पड़ता? नहीं, बस कुछ कुछ मिर्ची भी नहीं लगती, जलन भी नहीं होती? सो सर्जरी में नहीं लगती, सर्जरी के बाद लगती है, बिकॉज ऊपर से सरफेस छिल जाता है, बिकॉज देयर इज़ नो फ्लैप। सो रिकवरी टाइम थोड़ा स्लो होता है ट्रू फ्लैपलेस में, बट इट्स द अमेजिंग सर्जरी, क्योंकि आपकी यही बिल्कुल वैसी रहती है जैसे पहले थी, कोई कट नहीं लगा हुआ, कुछ नहीं। तो इरोजन तो होता है, इरोजन होता है, उसी कारण से 3-4 दिन का एक्स्ट्रा टाइम लगता है और हीलिंग वो का। मिर्ची के लिए क्या करते हैं? सो वी गिव ड्रॉप, सो द डे ऑफ सर्जरी इज लिटिल थोड़ा डिस्कम्फर्ट वाला होता है, नेक्स्ट डे यू आर एब्सोल्युटली फाइन। कुछ ऐसे आपको पकड़ना भी नहीं पड़ता? नहीं, वी जस्ट पुट अ बैंडेज, कॉन्टैक्ट लेंस लगा देते हैं आई के ऊपर, विच एक्ट्स एज अ बैंडेज विच इज़ नॉट सीन बाय अदर्स। तो BCL रहता है, एंड देन वी रिमूव दैट बैंडेज कॉन्टैक्ट लेंस आफ्टर द एपिथेलियम इज हील्ड अप। 3-4 पलक डेज। भी नहीं झपकती क्या अपने आप? नहीं, वो तो वी पुट अ क्लिप सो दैट, नहीं ना वैसे तो फिर आप मैं वही सोच रही हूँ, ऐसे लेट के, और नहीं, वी पुट अ क्लिप, आई ड्रॉप नहीं विजय, आई क्लिप लगाते हैं, उसको स्पेकुलम बोलते हैं, सो दैट आई लैशेज आर अवे फ्रॉम द लेजर एरिया। एंड थर्ड इज सूडो फ्लैप, मैं उसको बोलता हूँ, बट दैट्स लेंटिक्यूल बेस्ड प्रोसीजर, टोटली डिफरेंट। सो इन दोनों सर्जरीज में ना, फ्लैप सर्जरीज एंड फ्लैपलेस सर्जरीज में एक्साइमर लेजर यूज होता है, विच इज़ अ डिफरेंट टाइप ऑफ लेजर। एंड सूडो फ्लैप सर्जरीज जो कि लेंटिक्यूल सर्जरीज हैं, केलेक्स सर्जरीज में फेम्टोसेकंड लेजर यूज होता है। सो ऑल टुगेदर अ डिफरेंट कॉन्सेप्ट, बट ऑन द बेस लाइन सबका सेम है। उसमें क्या करते हैं, उसमें जितना कॉर्निया हमें एब्लेट करना था या जितना कॉर्निया हमें फ्लैट करना था, उसका पहले से ही वो रोबोट मतलब प्रोग्राम होके उतना ही कॉर्निया अंदर से कट जाता है, पहले से ही कट जाता है, एंड जस्ट यू रिमूव इट। सो पहले दो प्रोसीजर में तो एब्लेशन हो रहा है, जला रहे हैं, इसमें हम जला नहीं रहे, हम उतना एक सेगमेंट काट दे रहे हैं एंड एक 2 मिलीमीटर की पॉकेट से उसको रिमूव कर ले रहे हैं। अच्छा, इतना मोटा होता है क्या कॉर्निया? सो एवरीथिंग इज माइक्रोस्कोपिक, एवरीथिंग इज माइक्रोस्कोपिक। ऐसे लग रहा है कि बस निकाल दिया, जैसे पता हाँ, नहीं सो बहुत कितनी एडवांस बातें। सर्जरीज है, केलेक्स सर्जरीज हैं, सो इसमें भी फ्लैप नहीं बना, इसमें और फेम्टोसेकंड लेज़र यूज़ हुआ है, इसमें एक्साइमर लेज़र यूज़ नहीं होता। तो इसमें मतलब दिस इज़ वे फॉरवर्ड एक्चुअली। सो स्माइल, सिल्क, क्लियर के नाम से इसको बोलते हैं, क्लियर और सिल्क और सेकंड जनरेशन लेंटिकल प्रोसीजर्स। स्माइल में भी स्माइल प्रो सेकंड जनरेशन लेंटिकल प्रोसीजर आया है। तो एक तो ये हर जगह अवेलेबल नहीं है, इसलिए पॉपुलराइज नहीं है, क्योंकि सबके पास नहीं होता ये, बिकॉज इट्स ऑल टुगेदर अ डिफरेंट मशीन, डिफरेंट फ्रॉम एक्साइमर लेज़र। सो दोनों एक्साइमर लेज़र से होते हैं, ये फेम्टो लेज़र से होता है, विच इज़ स्पेशली डिज़ाइन फॉर दिस। तो इसमें जैसे क्लियर में, सिल्क में, इसमें एक डिफरेंट तरीके से, मतलब आप समझो जितना आपको पावर कट करना है उतना एक शेप अंदर से पहले से ही कट हो जाता है और बस आपको उसको रिमूव करना है। सो इसमें एडवांटेजेस ये रहते हैं, एक तो फ्लैप वाले रिजल्ट्स आते हैं जो फ्लैप सर्जरी के आते हैं, कि वो उतना 3-4 दिन का डिस्कम्फर्ट नहीं रहता जो ट्रू फ्लैपलेस में रहता है। प्लस जो कट होता है वो 2 मिलीमीटर्स का बहुत छोटा सा पॉकेट बनता है, उसको रिमूव कर देते हैं, इंस्टेंट हीलिंग हो जाती है। एंड ड्राई आइज़ बहुत कम होती हैं, क्योंकि इसमें आपने फ्लैप बनाया तो पहले वो कट हुआ, फिर लेज़र हुआ, फिर वो उतना कॉर्निया ख़त्म हुआ, तो इसमें कॉर्नियल नर्व्स प्रिजर्व रह जाती हैं, तो स्ट्रेंथनिंग ऑफ द कॉर्निया इज़ क्वाइट हाई। तो ये डिफरेंट प्रोसीजर्स हैं जिनमें लेज़र विजन करेक्शन नहीं हो सकती, उनमें फिर हम लेंसेज डाल देते हैं अंदर, इसको ICL सर्जरी बोलते हैं। वो तो 40+ के बाद होती ना 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 सो दैट इज़ क्लियर लेंस एक्सचेंज और RLE बोलते हैं। इसमें क्या होता है, आपका -10 पावर है, अब इतना मैं कॉर्निया कैसे रिमूव करूँ, पतला करूँगा ना कि -10, पर डायप्टर के लिए 15 माइक्रॉन्स कॉर्निया लूज होता है, तो मैं एक लेवल के बियॉन्ड नहीं रिमूव कर सकता। तो आपका -10 पावर है, तो 150 माइक्रॉन्स आपके 500 माइक्रॉन कॉर्निया में से नहीं हटा सकता मैं। तो इनमें हम आपके नेचुरल लेंस के ऊपर, जैसे आप कॉन्टैक्ट लेंस पहनते हो उसी की वैसे ही एक लेंस आपके नेचुरल लेंस के ऊपर डाल देते हैं आँख के अंदर परमानेंटली, यू डोंट हैव टू रिमूव इट अगेन एंड अगेन, सो इट स्टेज देयर, इट फ्लोट्स देयर फॉर एवर। जब आपको कैटरेक्ट होएगा तब ये लेंस भी निकाल देंगे, नेचुरल लेंस भी निकाल देंगे और नया लेंस डाल देंगे। ये वाली तो सबसे बढ़िया लगी, ये कोई बहुत कटना बढ़िया। छिलना कुछ नहीं। वैसे ही डॉक्टर सिखाने वाला था, कॉर्निया मिलता नहीं है जल्दी से खराब हो जाए तो। नहीं, दिस इज़ द बेस्ट सर्जरी। हम तो सेव द कॉर्निया करके कैंपेन भी चलाते हैं, जिसमें
थोड़ा सा हाई पावर हो तो वी प्रेफर कि वी गो फॉर और लो पावर में नहीं हो सकती सर्जरी? लो पावर में भी हो सकती है, बट लो पावर सब एक टैबू तो रहता है ना कि एक आँख के बाहर की सर्जरी है, एक आँख के अंदर की सर्जरी है, so थोड़ा सा टैबू तो रहता ही है। कैटरैक्ट भी तो करा ही रहे हैं हाँ, लोग। सो जनरल पॉपुलेशन में, यंग पॉपुलेशन में जब कोई बीमारी नहीं है तो -2 पावर वर्सेस -8 पावर, सो -2 पावर वाला बंदा ठीक रहता है, -8 पावर वाला बंदा ब्लाइंड है इफेक्टिवली चश्मे के बिना। हाँ, नहीं दिखेगा। तो उस तो और तो हम तो 0.5 पावर में भी लेंस डाल सकते हैं, बट थोड़ा सा टैबू रहता है, एक सोशल टैबू के सिर्फ यार, टैबू है ना, सिर्फ और टैबू तो है, कुछ और कुछ मतलब नहीं। मेरे को लगा बिकॉज पतला होने से वो इन्फेक्शन, इरिटेशन, ड्राई आई, केराटिटिस, ये सब। डेफिनेटली लेंसेज, दीज इम्प्लांटेबल या फेकिक लेंसेज बोलते हैं इनको, लेंसेज आर वेरी वेरी गुड। एंड इनका लाइफ लॉन्ग रहता है। जब आपको कैटरेक्ट हो जाएगा तभी निकालेंगे, क्योंकि तब कैटरेक्ट निकालना है। उससे कैटरैक्ट का जल्दी आ जाएगा या ऐसा कुछ रहता सो मैंने बोला ना -10 पावर है तो 10 साल पहले बूढ़ा हो जाएगा, तो उसका कैटरेक्ट जो 60 पे आना था वैसे भी 50 पे आ जाएगा। है? अच्छा, तो वो तो तो नेचुरल इससे रेडिएशन इससे नहीं कुछ नहीं नहीं, बहुत हाई इंसिडेंस नहीं होता इससे। और जिनका 40 ईयर्स एंड अबव हो गया है उनका हम क्लियर लेंस एक्सचेंज कर सकते हैं, इसमें नेचुरल लेंस निकाल के नज़दीक और दूर का दोनों लेंस डाल सकते हैं। नाउ कैटरेक्ट सर्जरीज आर कैटरेक्ट रिफ्रैक्टिव सर्जरी। और अगर हेल्दी है किसी का और 40 प्लस के बाद करा रहे हैं तब भी आप एक्सचेंज करोगे? नहीं, तब आप सिर्फ पावर रिडक्शन कर दोगे। नहीं, हेल्दी इन द सेंस मतलब जैसे कोई 40 के बाद आ रहा है, चश्मा उतराना refractive चलता है, करे। रिफ्रैक्टिव करेक्शन के लिए वी सो हर चीज़ ना काम पे डिपेंड करती है। अगर वो ड्राइवर है, उसको दूर का ही सारा काम करना है, उसमें फिर हम रिफ्रैक्टिव लेंस एक्सचेंज प्रेफर नहीं करेंगे, विल जस्ट करेक्ट इज डिस्टेंस विजन। क्योंकि जब रिफ्रैक्टिव लेंस एक्सचेंज करते हैं ना तो वी प्रेफर टू पुट मल्टीफोकल लेंसेज। तो मल्टीफोकल लेंसेज में कई बार नाइट ग्लेयर का कंपेन रहता है, तो बट फॉर फीमेल्स, फॉर हाउस होल्ड वाइफ्स, फॉर पीपल हु आर नॉट ड्राइविंग, फॉर पीपल हु आर इनटू स्पोर्ट्स, उनके लिए तो बहुत अच्छा रहता है। मतलब आप गोल्फ खेलने जाते हैं, उनको बॉल ही नहीं दिखती, या एक डिस्टेंस पे है, या लॉन टेनिस खेलते हैं, या शटल कॉक खेल रहे हैं तो शटल पास आ जाती है तो पता नहीं चलती। तो कई सारे लोग ऐसे होते हैं जो इसलिए कराते हैं। पावर है बट ये कॉर्निया घिस जाता है करके मैंने आज तक कभी सर्जरी नहीं, फेकिक लेंसेज आर वेरी वेरी गुड, सो इट्स जस्ट एन एडिशन टू व्हाट यू हैव। सो इट्स लाइक कॉन्टैक्ट लेंसेज आपने पहने हुए हैं बट दैट्स इनसाइड द आई, सो वेरी वेरी कंफर्टेबल प्रोसीजर। उसमें भी कोई आई ड्रॉप या मेंटेनेंस होता है बाद में? नहीं, इट्स सो वी डू लॉट ऑफ दीज सर्जरीज। हम अप्रॉक्सीमेटली 1 पर डे करते हैं, सो 30 से 35 सर्जरीज हम लोग कर रहे हैं महीने की। And are they very pricey? Something? So cost is nearly double of laser vision correction, nearly. And laser vision correction का क्या cost है? So ranges from 50-60,000 to 1.5 के आसपास। Per eye? नहीं, both eyes। Both eyes। हाँ, ये तो बहुत easy होगा। both eyes होता है, और जो lenses का होता है वो starts from 1.5 to 2 के आसपास रहता है। Depending on what lenses। So कई कंपनीज हैं, कंपनीज की प्राइसिंग के ऊपर डिपेंड करता है, सिलेंड्रिकल पावर है कि नहीं है उसके हिसाब से डिसाइड। अच्छा, नॉर्मली जैसे बच्चे होते हैं और किसी को वो स्टाई हो जाता है या किसी को चलेजियन हो जाता है, सो इनमें पेरेंट्स को क्या करना चाहिए? सो स्टाई नॉर्मली उन्हीं बच्चों में होते हैं जो बार बार अपनी आंखों को रब करते हैं। सो पहले तो ये देखना पड़ेगा कि रूट कॉज क्या है। सो व्हाई आर दे रबिंग देयर आइज अगेन एंड अगेन। तो समटाइम्स दे हैव बेसलाइन एलर्जीज। कुछ बच्चे रब इसलिए भी करते हैं कि उनको चश्मे का नंबर होता है बट वो चश्मा लगा नहीं रहे होते। सो टू फोकस एवरीथिंग दे कीप रब एंड देन ट्राई टू सी, फोकस करने की कोशिश करते हैं। सो जिन बच्चों को स्टाई हो रहे हैं उनको सबसे पहले अपना बच्चों की एलर्जी चेक करानी चाहिए, पावर चेक कराना चाहिए, एंड देन कम्स द हाइजीन। तो बच्चे खेल के आए, गंदे हाथ धोए नहीं और आँखों पे लगा लिए तो उनको रेकरेंट स्टाइज की प्रॉब्लम रहती है। कैलेजियंस एक्चुअली बच्चों में कम होते हैं बट होते उन्हीं में जिनको अगेन एलर्जिक इश्यूज़ होते हैं। एलर्जिक इश्यूज़ इसलिए क्योंकि उनसे जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं उसे, या जो एलर्जी इन्फ्लेमेशन है उसे पोर्स ब्लॉक हो जाते हैं ग्लैंड्स के, तो वो ग्लैंड बड़ा हो जाता है। तो दैट्स हाउ इट्स कॉल्ड कैलेजियन, जिसमें नॉर्मल सिक्रीशंस ही एक्यूमुलेट हो जाते हैं एंड इट बिकम्स बिगर एंड बिगर वंस, क्योंकि सिक्रीशंस तो हो ही रहे हैं बट उसकी पोर्स ब्लॉक है। तो आपको सबसे पहले बच्चों की एलर्जी चेक करानी है, आई एलर्जी, देन पावर एंड लोकल हाइजीन। इन तीनों चीज़ों को चेक करा के आई थिंक इफ़ वी मेंटेन द लिड हाइजीन बाय यूजिंग लिड वाइप्स, सिर्फ उससे भी हम स्टाइल्स को प्रिवेंट कर सकते हैं। अच्छा, कई बच्चों की ना एलर्जी जाती नहीं है, फॉर ईयर्स दे विल हैव ब्राउन या डस्टी आईज, उनके लिए क्या सोल्यूशन है? ओनली स्टेरॉइड ड्रॉप्स? सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि उसमें स्टेरॉइड नहीं यूज़ करना है, और अगर करना भी पड़े तो हर मंथ या हर 1.5-2 महीने पे डॉक्टर को दिखाना है। कुछ पेशेंट्स होते हैं जिसमें स्टेरॉइड्स डालने ज़रूरी हो जाते हैं बट दे शुड बी यूज ओनली ऑन एंड ऑफ। ऑन एंड ऑफ मतलब जब बहुत ज़्यादा एग्रेवेशन हो जाए। आजकल स्टेरॉइड स्पेयरिंग ड्रॉप्स आती हैं, इम्यूनोमॉड्यूलेटर्स कहते हैं उनको, वो उनके साथ अगर बच्चे को रखा जाए तो डेफिनेटली बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आता है। मतलब मेरे को नहीं लगता मैंने किसी बच्चे को लॉन्ग टर्म स्टेरॉइड पे रखा होगा। सो विद गुड इम्यूनोमॉड्यूलेटर थेरेपी यू कैन अवॉइड स्टेरॉइड्स। और क्यों हो जाती है ऐसे?
सो क्रोनिक एलर्जी इट्स अगेन जैसे बॉडी एटोपी कहते हैं उसको, इसमें बच्चों को बार बार एलर्जिक ब्रोंकाइटिस या साइनोसाइटिस या राइनाइटिस रहता है, उन्हीं बच्चों को क्रॉनिक एलर्जिक कंजंक्टिवाइटिस रहता है, या उसको वीकेसी बोलते हैं, वर्नल केरेटोकंजंक्टिवाइटिस, जिनमें सीजनल रहता है बट समटाइम्स इट कैन कन्वर्ट इनटू क्रॉनिक एलर्जिक कंजंक्टिवाइटिस। एक बहुत कॉमन कंडीशन है सभी जगह पे, वो बच्चे की आँख आ जाना जिसे बोलते हैं, लाल हो गई। और आजकल क्योंकि ओवर द काउंटर एंटीबायोटिक्स मिलते हैं, पेरेंट्स तुरंत से खरीद के आई ड्रॉप डाल देते हैं एंटीबायोटिक वाली। सो व्हाट इज़ योर एडवाइस सो टू? व्हाट आई फील इज़ कि आँख आ जाना ना बच्चों में, मैंने मतलब मेरे को 15 साल हो गए प्राइवेट प्रैक्टिस करते हुए, बट मैंने बच्चों का वायरल कंजंक्टिवाइटिस बहुत कम देखा है। सो बच्चों की इम्यूनिटी बहुत स्ट्रांग होती है, तो वायरल इन्फेक्शंस को प्रिवेंट करती है। बच्चों की आँख नॉर्मली एलर्जी कंडीशंस के कारण आती है, क्योंकि बच्चे ना रोज़ नए एंटीजन से एक्सपोज हो रहे होते हैं, सो दे डू गेट लॉट ऑफ एलर्जिक रिएक्शंस रादर देन इन्फेक्शियस प्रॉब्लम्स। एंटीबायोटिक लेके डाल सकते हैं टिल यू डोंट सी अ डॉक्टर, बट आपको आइडली यू शुड सी अ डॉक्टर, बिकॉज रेड आई कैन बी अदर थिंग ऑल्सो। सो देर आर मल्टीपल अदर प्रॉब्लम्स विच कैन अकर इन चिल्ड्रन, जैसे कि यूवेटिस, जो कि बहुत कॉमन होता है बच्चों में। इतना कॉमन नहीं होता बट इट्स वन ऑफ द रीजंस फॉर रेड आई एंड क्रॉनिक एलर्जिक कंजंक्टिवाइटिस, दोनों ही होते हैं जो आप एंटीबायोटिक से ट्रीट नहीं कर सकते। वो जो कहते हैं ना कि आँख को खूब सारा छप्पे मार के धो, डज दैट रियली वर्क? सो दैट्स अ आई फ्लू रॉन्ग में प्रैक्टिस, दैट्स अ रॉन्ग प्रैक्टिस। बिल्कुल भी छींटे नहीं मारने चाहिए, क्योंकि हमारे उससे आइज़ ड्राई होती हैं, प्लस आप ऑलरेडी इन्फ्लेम्ड हैं, और आपके जो पानी है, आई डोंट नो वो कैसा पानी है, कोई टैप वाटर में ऑलरेडी इन्फेक्शन होता है, सो इट मे कॉज मोर डैमेज। सो कभी भी नहीं जाना चाहिए। यू शुड यूज़ अ मेडिकेटेड आई ड्रॉप। अगर आपको लग भी रहा है, चलन चुभन हो भी रही है, तो पानी के छींटे बिल्कुल नहीं मारने चाहिए। और कुछ लोग वो गुलाब जल से धो लेते So हैं। a freshly prepared gulab jal can be used, which is properly stored in the refrigerator, but opened bottles of बिल्कुल भी यूज़ नहीं करनी चाहिए। अच्छा, किसी भी मतलब किसी भी बच्चे को अगर आई इंजरी हो जाए, व्हाट इज़ द फर्स्ट एड दैट दे शुड गिव? I would prefer to keep a bandage over it till you see a doctor. कोल्ड कंप्रेस? नहीं, bandage पट्टी नॉर्मल पट्टी कपड़ा। पट्टी लगा के just see a doctor. अच्छा, होली के टाइम में भी ऑफन सी ना गुब्बारा मारा और आँख पे लग गया, या So कीचड़ की थैली उठा के फेंक दी। Holi and Diwali are two very difficult, I think, फेस्टिवल फॉर किड्स, क्योंकि दिवाली पे पटाखा इंजरी बहुत कॉमन है, होली पे केमिकल इंजरी बहुत कॉमन है, एंड बलून इंजरी बहुत कॉमन है। सो इंजरी को प्रिवेंट करना ही सबसे इम्पॉर्टेंट काम है, बिकॉज आई का, जैसे मैंने बताया, इट्स लाइक अ कैमरा। सो कोई भी पार्ट अगर डैमेज हो जाएगा तो विजन को ऑल्टर करेगा। सो वी शुड बी वेरी केयरफुल अबाउट एवरीथिंग। अच्छा, साइनाप्टोफोर एक डिवाइस होती है, वो विजन इंप्रूवमेंट में क्या एक्चुअली हेल्प करती है, या सिर्फ लेजी आई तक ही सीमित है उसका? साइनाप्टोफोर एक्चुअली स्क्विंट के लिए ज़्यादा यूज़ होती है, या कन्वर्जेंस एक्सरसाइजेज या एक्सरसाइजेज के लिए यूज़ होती है। इट्स नॉट फॉर इम्प्रूविंग विजन, इट्स फॉर इम्प्रूविंग योर मसल स्ट्रेंथ। जैसे जिम जाते हैं हम लोग, तो साइनाप्टोफोर इज लाइक अ जिम फॉर आई। सो क्योंकि उसको यूज़ करना घर में पॉसिबल नहीं है, और आपकी थोड़े दिन बाद यूज़ की नहीं होती, तो इसलिए हॉस्पिटल आना पड़ता है उसको। सो इट्स लाइक एक्सरसाइजिंग, एक जिम फॉर आई कह सकते हैं उसको। ओके, तो इट्स बेटर कि आप घर पे ये कर लें। नहीं, कुछ पेशेंट्स होते हैं जिनको ना हमें वी हैव टू करेक्ट देयर, सो स्क्विंट वाले पेशेंट्स ज़्यादा होते हैं जिनमें मसल इम्बैलेंस है, उसको बैलेंस करने के लिए हमें एक्सरसाइज बतानी पड़ती है, उसके लिए साइनाप्टोफोर्स आर बेटर। अच्छा, स्क्विंट के पेशेंट, किसी का पेशेंट मतलब किसी का बच्चा या बड़ा कोई भी महंगा है, तो उसके लिए क्या करते हैं, या स्क्विंट है तो? सो सबसे पहले इंपॉर्टेंट है, ये एक मिसकंसेप्शन है, स्क्विंट बहुत अच्छे से करेक्ट होता है, 100% सर्जिकल करेक्शन हो जाती है, और स्क्विंट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि अगर स्क्विंट करेक्ट ना करें तो विजन हमेशा के लिए कम रह सकती है। तो हमेशा के स्क्विंट लिए कम रह सकती है। ओके। तो स्क्विंट्स को नज़रअंदाज ना करते हुए जिस चीज़ का ट्रीटमेंट है उसको अवेल करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। और स्क्विंट और अंदरूनी बीमारियों का भी एक इंडिकेटर होता है। तो सपोज़ किसी को स्क्विंट हो गया है तो उसको अंदर कैटरेक्ट या कोई भी ऐसा विजन स्टिमुलस का ब्लॉकर है जिसके कारण से उसकी आँख देख नहीं पा रही है और आई डेविएट हो गई है। सो इट कैन बी ग्लासेस, इट कैन बी कैटरेक्ट, इट कैन बी रेटिनल डिटैचमेंट, इट कैन बी ऑप्टिक नर्व प्रॉब्लम, इट कैन बी एनीथिंग विच इज़ ब्लॉकिंग द विजन। तो स्क्विंट को नज़रअंदाज ना करते हुए, क्योंकि स्क्विंट जनरली बच्चों में होता है और हाँ, बच्चे बता नहीं पाते कि उनको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, तो स्क्विंट इज़ इंडिकेटर कि आपको बच्चे को इमीडिएटली आँख चेक कराना है। आजकल ब्लू लाइट फिल्टर्स बहुत चलते हैं, मोबाइल स्क्रीन पे लगाने, टीवी सॉरी कंप्यूटर स्क्रीन पे लगाने, आर दे एक्चुअली यूजफुल? सो ब्लू लाइट इज़ प्रॉब्लमेटिक फॉर आर रेटिना, मैकुलर डिजेनरेशन को बढ़ाती है। सो ब्लू लाइट फिल्टर्स, जिनका ब्लू लाइट का एक्सपोजर बहुत ज़्यादा है उनके लिए तो बहुत अच्छा है, बट जिनका एक्सपोजर नहीं है ब्लू लाइट का उनके लिए कोई फ़ायदा की चीज़ नहीं है। तो आप 10-15 मिनट 1 घंटा इस पर स्क्रीन पे बैठते हो तो उसके लिए कोई ब्लू लाइट फिल्टर की ज़रूरत नहीं है, बट आप 12 घंटे बैठते हो तो बहुत ज़रूरत है।
अच्छा, व्हाट आर द रेड फ्लैग्स जो आप कहोगे कि अगर किसी भी पेशेंट को इनमें से कोई चीज़ है तो दे मस्ट एंड इमीडिएटली विजिट अ डॉक्टर? सो सबसे पहले ब्लड विजन, देन फ्लोटर्स। फ्लोटर्स आप लोगों को फ्लोटर्स एक्सप्लेन करो। फ्लोटर्स इज लाइक कि आपको एकदम से बैठे बैठे आँख के आगे जैसे कीड़े मकोड़े चलते हैं ऐसे चलने लग जाएं, आपको लगे दीवार पे बहुत सारे धब्बे दिख रहे हैं। देन स्कोटोमा, आप किसी से बात करें और सेंटर में उसका फेस ब्लैक हो गया है। Okay. So red eye, तो I think is a day-to-day problem, but blood vision, sudden onset of blood vision, floaters and field loss, कि आपको लग रहा है कि इस तरफ को आपको दिखना बंद हो गया, एक कर्टन आ गया आँख के आगे। सो ये सारे इमरजेंसी प्रॉब्लम्स हैं जो आपको इमीडिएटली ट्रीटमेंट। डबल विजन भी होता है लोगों को? सो डबल विजन जनरली मसल पैरालिसिस के कारण होता है, स्ट्रोक का साइन होता है। एंड अच्छा, दो दिखने लगता है? हाँ, वो सिस्टमिक प्रॉब्लम्स ज़्यादा उसमें मानने रखती हैं। मतलब आप डायबिटिक हो, हाइपरटेंसिव हो, तो एकदम से बैठे बैठे आपको दो चीज़ें दिखने लग जाएंगी। तो वो जनरली अपने आप सेल्फ करेक्टिंग होता है, बट आपको सिस्टमिक पैरामीटर्स को ठीक रखना होता है। वाइट रिफ्लेक्स इन चाइल्ड्स आई क्या So होता है? white reflex, again patient would present with either white reflex or squint. White Okay. reflexes can be anything, it can be corneal opacity. So आगे से पीछे चलते हैं, so पुतली में सफ़ेदी आ जाती है, मोतियाबिंद, या पीछे रेटिना डिटैच हो गया, या फिर छोटे बच्चों में आई का कैंसर। ओके, अगर किसी को आई का कैंसर है तो भी दे हैव टू गो टू एन आई डॉक्टर या हाँ, कोई? so eye cancers are being treated by eye doctors only. If they require chemotherapy or radiotherapy, then they are being referred to medical oncologists and radiotherapists. तो सपोज कोई आई कैंसर का पेशेंट है, दे कैन कम टू योर हॉस्पिटल एज वेल? Yeah. So we are treating eye cancers. We have our ocular oncologists with us. We have a team of ocular oncologists with us. वन हैबिट विच यू वुड लाइक कि सारे पेरेंट्स अपने बच्चों में ज़रूर डालें फॉर आई हेल्थ? फर्स्ट ऑफ ऑल मतलब वंस अ मंथ एक आई बंद करके चेक करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बच्चों को पता नहीं चलता कि दोनों आँखों से सही दिख रहा होता है। तो बच्चों को पता चलता है कि एक आँख से दिख रहा है कि दूसरी आँख से दिख रहा है। और दूसरा, स्क्रीन लिमिटेशन बहुत ज़रूरी है। आपका खुद का टाइम लिमिट होना चाहिए कि बच्चों को इतनी देर कितना? स्क्रीन लिमिट। सो डिपेंड ऑन द एज ग्रुप एक्चुअली। सो बड़े बच्चे हैं वो सारा काम कंप्यूटर पे कर रहे होते हैं, छोटे बच्चे हैं सो एज के हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं। सो व्हाट आई फील इज़ कि जो स्कूल का काम है उसके अलावा जो एंटरटेनमेंट है वो मोबाइल पे नहीं होनी चाहिए, वो टीवी पे होनी चाहिए। 30 to 40 minutes पर सेशन कैन बी डन, 2 sessions कैन बी डन इन अ डे, मतलब 1-1.25 घंटा टोटल। और 45 minutes आउटडोर एक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, कई लोग ऐसे भी बोलते हैं ना कि आँख को बीच में रब करो, टाइट करके ब्लिंक करो। आर देयर सम एक्सरसाइजेस आल्सो व्हिच दे सो शुड बी दीज आर डूइंग? आई एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं पर्टिकुलरली इन आर इंडियन पॉपुलेशन, क्योंकि हम लोग आई एक्सरसाइज नहीं करते हैं। सो उसमें जो आई के अराउंड की स्किन है, जो ड्रूपिंग ऑफ लिड्स है, यहाँ पर जो आई बैग्स आ जाते हैं, ये सब प्रिवेंट हो जाते हैं। ड्रूपिंग ऑफ लिड से याद आया, अगर किसी की पलक जैसे टूसस बोलते हैं नीचे की तरफ गिर गई है, उसके लिए प्लास्टिक सर्जन या आई डॉक्टर? नहीं, आई के प्लास्टिक सर्जन होते हैं, ऑकुलर प्लास्टिक सर्जन बोलते हैं, वही करते हैं। ओके। नॉर्मल प्लास्टिक सर्जन नहीं करते। आपकी प्रैक्टिस का कोई ऐसा केस जहां आपको लगा हो कि लाइफ चेंज हो गई या आपको बहुत याद रहता हो केस? सो मैंने स्टार्टिंग में बताया था, आई एम अ रेटिना स्पेशलिस्ट। सो मेरे साथ तो रोज़ ही ऐसा होता है। सो डायबिटिक रिलेटेड ब्लाइंडनेस बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट हो गई है, एंड स्पेसिफिकली इन यंगर पॉपुलेशन। सो जो आदमी काम करते हुए घर बैठ जाता है और आफ्टर द प्रोसीजर्स एंड सर्जरीज एंड ट्रीटमेंट वो अपनी जॉब ज्वाइन कर पाता है, तो मेरे लिए तो वो, उसके लिए भी वो एक मिरेकल है और मेरे लिए भी एक मिरेकल है। किसी पेशेंट को अगर डायबिटीज़ है तो वो कितने टाइम बाद आई एग्जाम कराए? क्योंकि जब तक वो कहते हैं ना बिल्कुल सर पे घड़ा नहीं तो- फटता तब तक। तो जिस दिन डायबिटीज़ आपको पता चले उसी दिन आपको पहले अपने आई चेकअप कराना चाहिए और उसके बाद ईयरली चेकअप कराना चाहिए। सेम स्टैंड्स फॉर ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन आल्सो? यस। क्या कभी ऐसा भी होगा कि डॉक्टर्स की नीड खत्म हो जाएगी और सिर्फ रॉबर्ट्स प्रोसीजर कर रहे होंगे? I don't think that is possible because nobody can replace doctors. But yes, robots would help in improvising the, I think, जो हम माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जाना चाहते हैं ना, वो उस लेवल तक ले जा सकते हैं, क्योंकि उनमें शेकीनेस नहीं रहेगी। सो फॉर माइक्रोस्कोपिक सर्जरीज, फॉर न्यूरो सर्जरीज, फॉर आई सर्जरीज, फॉर ईयर सर्जरीज, आई थिंक रोबोट्स वुड बी अ ग्रेट हेल्प। आपने इतने सारे इनसाइट्स शेयर करे हमारे पेशेंट्स के साथ। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। Thank you for फिर inviting us. से नई रिसर्च, नई इन्फॉर्मेशन जाने के लिए दोबारा कभी बैठेंगे साथ। श्योर। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। हम अक्सर कहते हैं जब तक दिख रहा है सब ठीक है, पर आंखें कभी ज़ोर से कंप्लेन नहीं करती, वो धीरे से इशारे करती हैं, ड्राइनेस के थ्रू, हेडेक के थ्रू, लेटर्स ब्लर होने के थ्रू,
बच्चे का टीवी बिल्कुल पास जाके देखने के थ्रू या फ़ोन को आंखों के बिल्कुल पास करके या दूर करके देखने के थ्रू। पर ये सिग्नल्स तब तक छोटे लगते हैं जब तक प्रॉब्लम्स बड़ी नहीं हो जाती। आज की बातचीत का एक सिंपल सा मैसेज है, ज़्यादातर आई प्रॉब्लम्स अचानक नहीं होते, वो होते मिस्ड चांसेस से, मिस्ड चेकअप से, मिस्ड वार्निंग से, मिस्ड वो वक्त जब थोड़ा सा ध्यान पूरी ज़िंदगी के लिए फ़र्क डाल सकता था। तो पेन का वेट मत कीजिए और आंखों को बिल्कुल भी लाइटली मत लीजिए। अपनी आंखों का ख्याल रखिए, अपने बच्चों की आंखों का भी ख्याल रखिए। आपके आंखों से जो बहुत ज़्यादा पानी गिर रहा है या बहुत ज़्यादा खुजली हो रही है, वो कोई ना कोई प्रॉब्लम का इंडिकेशन हो सकते हैं। याद रखिए, हर रील डॉक्टर नहीं होती, पर हर प्रॉब्लम का कोई सल्यूशन ज़रूर होता है अगर टाइम पे पूछ लिया जाए। आप देख रहे हैं माइंडफुल बाय डॉक्टर तरुणा। अगली बार तक अच्छा देखिए, ध्यान से देखिए और अपनी आंखों का ख्याल रखिए। थैंक यू।